तो देखो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो हम लोगों को पहले कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स करने हैं, उसके बाद हम लोग इसमें आगे करेंगे। तो देखो इसमें हम लोग आगे सबसे पहले ये करते हैं सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम, कि आपके मन में ये डाउट होगा कि सेंट्रल एटम कैसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम, कैसे इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहली बात अगर मेरे से पूछा जाए तो एक्चुअल में ऐसा कोई रूल ही नहीं है जिससे आप ये बता सको कि सेंट्रल एटम कैसे सिलेक्ट होता है। हाँ, यही फैक्ट है एक्चुअल में, सेंट्रल एटम सिलेक्ट करने का कोई भी रूल नहीं है। फिर बात ये कि सर हमको पता कैसे चलेगा। देखो पहले मैं सच बोलता हूँ, सच थोड़ा कड़वा होता है, फिर हम लोग थोड़ा झूठ समझेंगे। देखो सच तो ये है कि आपको सारे मॉलिक्यूल याद होने चाहिए, यही फैक्ट एक्चुअल में। देखो केमिस्ट्री जो होता है, केमिस्ट्री अलग सब्जेक्ट है, ये मैथ फिजिक्स नहीं है। केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट ऑफ लर्निंग। तो आप क्या है कि मॉलिक्यूल डिस्कवर करते हो जो मिलता है, तो उसका फॉर्मूला एक्चुअल में पता होना चाहिए। मीन्स केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट ऑफ लर्निंग, तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो बात तो सही है सर, पता होना चाहिए, पर हमें कितने मॉलिक्यूल बताऊंगा। हाँ ये बात भी सही है। तो मैं कुछ रूल बता देता हूँ जिसका आप यूज़ कर सकते हो। मतलब मैं कुछ रूल बता देता हूँ जिसका आप यूज़ कर सकते हो। परफेक्ट तो ये है कि आपको जितना मॉलिक्यूल आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, जैसे मैंने अभी तक बहुत पढ़ा है, जितना आप आगे पढ़ोगे और उनमें से एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आता है, जैसे आप सीईटी देने गए, जेईई मेन देने गए, या फिर आप नीट देने गए, तो 100% मीन 100% जो मैंने मतलब करवाया एग्जाम्पल उन्हीं में से कोई एक आएगा। मेरे एग्जाम्पल के बाहर तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता उन एग्जाम में। पर जे एडवांस वाले पता ही होता बहुत तेज है, वो तो क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। अगर उसमें कोई नया मॉलिक्यूल आ गया, मतलब कोई नया मॉलिक्यूल आ गया, अगर आपको पता है तो आप कर लोगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप एक्चुअल में रियलिटी मानो कि ज़्यादा चांस आप नहीं कर पाओगे। वो जब नया मॉलिक्यूल कोई ढूंढ के लाते हैं तो वो ऐसा मॉलिक्यूल लाते हैं जिसमें क्या है कि थोड़ा मतलब रूल मतलब जो है वो एप्लीकेबल ना हो, थोड़ा आपको पता होना चाहिए। मीन्स वो ये चेक करते कि बच्चा ने कितना स्टडी किया, कितना हार्डवर्क किया, तो वो देखते कि बच्चे ने इधर उधर थोड़ा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो इसीलिए जैसे कई बार लोग बोलते हैं सर एनसीईआरटी से कर लो, मैं बोलता हूँ अगर आप मतलब सही बता रहे हो, अगर आप जे एडवांस के बारे में सोचते हो और मान लो केमिस्ट्री 120 मार्क्स का आता है, एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे 20-25 नंबर ज़्यादा नहीं आएगा। मतलब एनसीईआरटी आपको पूरा आता है तब मैं बता रहा हूँ, और एनसीईआरटी में भी 1 ही 2 रीडिंग मारा तो वो भी नहीं आएगा। ठीक है, ये एक्चुअल में फैक्ट है। वो कहने की बातें होती है कि एनसीईआरटी लेवल का आता है, बस कहने के लिए होता है, वो रियलिटी का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो है क्या कि वो नए नए मॉलिक्यूल कुछ ढूंढ के लाते रहते हैं, मतलब जे एडवांस वाले, मतलब जे एडवांस मतलब अपने एग्जाम को बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत अच्छा पेपर बनाते हैं, कई बार ऐसा करते हैं। पर ऐसा वो रेयर केस में करते हैं। देखो करते होता क्या है जे एडवांस में, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पेपर मतलब कौन सा डिफिकल्ट आएगा चेंज होता रहता है। कभी मैथ डिफिकल्ट आता है, कभी फिजिक्स डिफिकल्ट आता है, कभी केमिस्ट्री डिफिकल्ट आता है। अगर ये डिसाइड हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि इस साल अभी एग्जाम तो मैंने 2020 में केमिस्ट्री को डिफिकल्ट देना है, अगर केमिस्ट्री को डिफिकल्ट देने के डिसाइड हो रखा है तो फिर वो ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल देंगे जो आपको पता भी नहीं होगा। तो ऐसे देखो मोस्ट ऑफ द टाइम पे क्या होता है, किसी को नहीं पता होता है, किसी को मार्क्स नहीं आता। एक्चुअली में किसी को नहीं पता होता है, किसी को मार्क्स नहीं आता है, तो आपको चिंता नहीं करना। देखो किसी का मार्क्स नहीं आएगा तो सबका वही मार्क्स कम आएंगे, सबका मतलब एवरेज कम हो जाएगा। फिर ऐसे केस में हाँ, जो चीज़ें मतलब जो पता होना चाहिए अगर आपको वो पता है तो फिर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। मतलब ये ऐसा होता है जो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जैसे जो मतलब मेन चीज़ें वो पता है तो आप अच्छा कर लोगे, और बाकी लोगों को वो भी नहीं पता होता, तो इतना कोई चिंता करने का विषय नहीं है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी कभार जे एडवांस वाले जब ये डिसाइड कर लेते हैं कि पेपर डिफिकल्ट देना है तो कुछ भी ढूंढ के दे सकते हैं। तो वैसे केस के लिए आप मतलब ज़्यादा चिंता मत करना, ये मैं सोचना कि आपको नहीं आया, वो पूरे इंडिया में किसी को नहीं आएगा, ये एक्चुअली में रियलिटी है। और हो सकता है कुछ इक्का दुक्का को आ जाए पूरे दुनिया मतलब इंडिया में, किसी ने कहीं सब पढ़ रखा हो, कुछ कह नहीं सकते, पर नॉर्मली आता नहीं है। मतलब नॉर्मली वो फिर वही ढूंढ के देते जो किसी को नहीं आता है। बाकी जो मैं रूल बता रहा हूँ मतलब देखो जे एडवांस में नॉर्मल टाइम पे एप्लीकेबल, नॉर्मल टाइम पे कोई दिक्कत नहीं, पर अब कुछ उन्होंने ढूंढ के दे दिया। मतलब ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ कोई अगर आपको नया मॉलिक्यूल मिल गया
तो अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप ज़्यादा चांस मान के चलो फिर आप नहीं कर पाओगे। एक्चुअल फैक्ट तो यही है कि आपको पता होना चाहिए या आपके सामने से वो क्वेश्चन एक बार गुजरा हुआ होना चाहिए। नीट, जेईई मेन और सीईटी जैसे एग्जाम वाले कामचोर होते हैं, एक नंबर के कामचोर इंसान, कुछ नहीं करते हैं, क्वेश्चन इधर उधर से उठा कर डाल देते हैं, कुछ नहीं करते। तो पता है, मतलब मुझको पता है, पूरे इंडिया को पता है कि वो कैसे होते हैं और कैसे क्वेश्चंस को देते हैं। इसलिए मैं वैसे एग्जाम्स के बारे में हमेशा कहता हूँ कि 100% जो पढ़ाया जाएगा वही आएगा। मतलब डिफरेंस एक्चुअल में जे एडवांस वाले पूरा कमेटी बनाते हैं, साल में एक बार एग्जाम करते हैं, आईआईटी की प्रोफेसर्स की कमेटी बनती है, तो वो पेपर को मतलब डिस्कस करते महीने लगाते हैं। एनटीए वाले, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कुछ भी किसी को भी डाल दिया है, कोई कुछ भी बना रहा है, मतलब तो वैसे में है डिफरेंस। ये जो पेपर बना रहा है उन्हीं लोगों का डिफरेंस है। तो इसलिए जे एडवांस के जैसा इंडिया में कोई एग्जाम ही नहीं है, मतलब जिसको बोलते परफेक्ट वैसा पेपर होता है। उनको अगर इजी देना है तो बहुत अच्छे क्वेश्चन देंगे, मतलब इजी, और डिफिकल्ट देना है तो फिर ढूंढ के निकालते हो। पर ऐसा कभी भी मतलब नहीं होगा कि आपको कुछ आउट ऑफ सिलेबस दिया जाए, सिलेबस का ही होगा पर कुछ नया मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूल तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, आप कितने याद करोगे, पर नॉर्मल टाइम के लिए मैं जरूर लिखूँ और आपको अप्लीकेबल हो जाएगा। नीट, सीईटी और जेईई मेन जैसे एग्जाम में तो 100% अप्लीकेबल हो जाएगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, तो इसमें देखो है क्या, पहली बात सेंट्रल एटम किसको लेंगे, तो देखो सेंट्रल एटम उसको लिया जाता है नॉर्मली मैं नॉर्मली इसलिए बोल रहा हूँ कि एक्सेप्शन हो सकता है। ठीक है, ये क्योंकि मैं जो बता रही कोई रूल नहीं है, मतलब ये फिर बोलोगे सर ये क्या है। देखो मैंने 1000 मॉलिक्यूल, मान लेते मैंने 1000 मॉलिक्यूल पढ़े, उनमें देख के जो मुझको लगा वो मैं बता रहा हूँ। एक्चुअल फैक्ट यही है कि 1000 मॉलिक्यूल में अच्छा ये कॉमन, तो उनके जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है 1000 के बाद जो अगला मॉलिक्यूल होता सकता है वो थोड़ा अलग होता, पर वही उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, पर ये नॉर्मली होगा, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, मतलब ये ऑब्जर्वेशन है। तो देखो सेंटर में हमेशा वो एलिमेंट रखा जाता है जो ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बना सके, मीन्स जिसकी वैलेंसी मैक्सिमम हो। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट लिखो सेंट्रल पोजीशन ऑफ अ मॉलिक्यूल is always occupied by that element which have maximum valency। तो जिसका वैलेंसी मैक्सिमम होता है हम लोग उसी को रखते हैं। जैसे मान लो कि H2SO4, तो H2SO4 में जो सल्फर जिसका वैलेंसी ज़्यादा होगा उसको रखते हैं, तो सेंट्रल पोजीशन पे वो प्लेस करेंगे जिसका वैलेंसी ज़्यादा होगा। हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, मैंने लिखवाया हुआ है पहले, और फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, तो वो दोनों कभी भी सेंटर में नहीं आ सकते। इवन ऑक्सीजन भी कभी सेंटर में नहीं आएगा एक्सेप्ट H2, मतलब फ्यू मॉलिक्यूल, जैसे वाटर है, OF2 है, कुछ कॉमन मॉलिक्यूल को छोड़ के। ठीक है, एक्चुअल में मतलब कोई बहुत बड़ा एग्जाम्पल है KMnO4, H2SO4, इसमें कभी भी ऑक्सीजन सेंटर में नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ फेमस मॉलिक्यूल को छोड़ के, तो इसमें नीचे लिखो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन नेवर ऑक्यूपाई सेंट्रल पोजीशन। तो किसी मॉलिक्यूल के सेंटर में नहीं होते क्योंकि दोनों एक ही बॉन्ड बनाते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो ऑक्सीजन नॉर्मली फॉर्म 2 बॉन्ड, आपको पता ही होगा वो चार्ज वाला पॉजिटिव चार्ज में 3 भी हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन नॉर्मली फॉर्म 2 बॉन्ड एंड ऑक्सीजन normally does not occupy central position। ठीक है, मैंने बोला नॉर्मली डज नॉट ऑक्यूपाई सेंट्रल पोजीशन। ये बताने के बाद भी कई बार बच्चे आके मेरे को कहते हैं सर वाटर में सर ये हो रहा है। बेटा कुछ फेमस मॉलिक्यूल को छोड़ के, ठीक है, H2O को छोड़ के, H2O2 को छोड़ के, OF2 को छोड़ के, कुछ गिने चुने मॉलिक्यूल को छोड़ के, ये पॉइंट इसलिए लिखवाया कि कोई नया मॉलिक्यूल है उसमें दिमाग लगाने के लिए बोला है, घिसे पिटे मॉलिक्यूल पे दिमाग लगाने के लिए नहीं बोला। ये वाटर का बारे में क्लास 5th के बच्चे को भी पता रहता है। ठीक है, तो ये नहीं बोलना कल सर ऑक्सीजन में तो मतलब वाटर में तो ऑक्सीजन सेंटर में होता है। मैं घिसे पिटे मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा। कोई बड़ा मॉलिक्यूल अगर आपके सामने आता है, जैसे मान लो ग्लूकोज, सुक्रोज, जिसका स्ट्रक्चर नहीं पता होगा आपको, कोई भी मॉलिक्यूल KMnO4, K2Cr2O7, तो वैसे में ऑक्सीजन नॉर्मली सेंटर में नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा ये। और इसके अलावा नॉर्मली जो सेंट्रल एटम होता है
उसकी वैलेंसी लेस होती है। अब बोलोगे लेस, हाँ नॉर्मली देखो जो नीचे के एलिमेंट्स होते हैं, नीचे वाले एलिमेंट जैसे थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड, तो वो नॉर्मली सेंट्रल एटम होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। और नीचे के एलिमेंट आपको पता ही होगा कि टॉप से नीचे मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। तो नॉर्मली जो सेंट्रल एटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है। इसमें हाइड्रोजन को कंसिडर नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना है। उसको पहले से लिखवा दे कि नेवर, ठीक है। 10 में नीचे लिखो नॉर्मली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्यूपाई सेंट्रल पोजीशन। तो नॉर्मली जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा वो सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, हाइड्रोजन को छोड़ के करना है, ये बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कुछ रूल है जिनको आप ध्यान रखना। अब आपको सेंट्रल एटम देखना हो तो आप कोई भी मॉलिक्यूल ढेर सारे लिख लो, जैसे कि H2SO4। हाँ, सेंट्रल एलिमेंट नॉर्मली 1 या 2 होता है, मीन्स उनका नंबर कम होता है। तो इसमें नीचे एक चीज लिखो, एक पॉइंट लिखो नॉर्मली नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेंट्रल एटम इज लेस इन अ मॉलिक्यूल। तो नॉर्मली नंबर ऑफ एटम्स मतलब सेंट्रल एटम के जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो मॉलिक्यूल में लेस होते हैं, इज लेस इन अ मॉलिक्यूल। तो कितना, सिर्फ एक, जैसे KMnO4, ऐसे कोई भी लिख लो, ठीक है। तो ये सब होंगे आपके पास, जैसे ठीक है। तो यही सब आपके पास होगा और हम लोग और नहीं डिस्कस करें अभी, बस ये आपका होगा सेंट्रल एटम। एक्चुअल में कोई रूल नहीं है, मैं आपको फैक्ट बताऊँ तो जितने एग्जाम्पल से लिखवाए अगर आप उन सबको ड्रॉ कर लोगे, उन सबसे कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा एक्चुअल में, ठीक है। तो एक्चुअल में इसके लेके कोई भी रूल आपके पास नहीं होता है। अगर कोई नया मॉलिक्यूल सपोज करते कि अगर आता है तो एक्चुअल में वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोगों का कोवलेंट बॉन्ड वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब हम लोग इसमें नया स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास जो नया टॉपिक है दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कि क्वेश्चन ये है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो देखो पहले कोवलेंट बॉन्ड को समझते, कोवलेंट बॉन्ड को। तो अगर आपके पास ए में एक इलेक्ट्रॉन है और बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने मिलके एक बॉन्ड बनाया, बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या कहलाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में भाई एक इलेक्ट्रॉन तेरा, एक इलेक्ट्रॉन मेरा, दोनों ने मिलकर बॉन्ड बनाया, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा कि कुछ ऐसा केस आ गया कि ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, पर बी के पास क्या है कि बी के पास एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसमें कुछ ऐसा हुआ कि ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन है पर बी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर जो बी जो एलिमेंट है वो अनस्टेबल है, उसको बॉन्ड बनाना है स्टेबल होने के लिए। तो ऐसे केस में मतलब बी के पास क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर ए के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ए के पास इलेक्ट्रॉन है, बी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ए जो होता है एक्चुअल में उस पर दया करते हुए एक बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। मीन्स ऐसा हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है ये इसको ट्रांसफर नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे मतलब ये हो क्या रहा, आप इसको समझो ये आयनिक बॉन्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है, बी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन ये ए और बी दोनों इक्वल इसको शेयरिंग करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन ए के भी काम आएगा, बी के भी काम आएगा। तो इसमें डिफरेंस ये था कि एक इलेक्ट्रॉन अगर ए का है, एक इलेक्ट्रॉन बी का है, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड। अगर ए के पास आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और बी के पास अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ए के पास इलेक्ट्रॉन है, बी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दोनों मिलके जो बॉन्ड बनाएंगे वो आपके पास कहलाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को देखो ड्रॉ करने का तरीका, एक तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, मतलब ऐसे तो एक्चुअल में नहीं ड्रॉ करते, इसको एक्चुअल में ड्रॉ कैसे करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं एक एरो से। ये इसको ड्रॉ करने का तरीका होता है। ये मेथड ये बताता है कि आपके पास बी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे और ए के पास इलेक्ट्रॉन थे, तो दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड बनाया, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये एरो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ ए का है, बी के ने कुछ नहीं दिया, तो बी का एक्चुअल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था।
इसको आप लोगों को मैंने एक एग्जांपल बताया था बिजनेस का रिलेटेड कि कैसे एक्चुअली बॉन्डिंग होती है। तो जैसे मान लो कि आपके पास, मतलब इसमें बताया था ना कि एक के पास प्रॉपर्टी है और एक के पास पैसा है, तो इसमें क्या है कि मतलब एक ही के पास सब कुछ है, दूसरे के पास कुछ भी नहीं, पर उसको बहुत ज़्यादा नीड है, मतलब बी इज़ वेरी अनस्टेबल, उसको बहुत ज़्यादा नीड है, तो ए को दया आती है और वो उसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है। तो हम लोग देखो पहले इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ड्रॉ करने का मेथड होता है, पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है अमोनिया। तो अमोनिया में देखो क्या होता है, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक रूम में, मान लेते हैं एक कंटेनर, एक रूम है, हमने उसमें अमोनिया और साथ में एक मॉलिक्यूल है BF3, इसको फिल कर दिया। मीन्स क्या किया कि एक रूम में हमने अमोनिया भी ले लिया और BF3 भी ले लिया। अब अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है, पर ऑक्टेट पूरा होने के बाद भी वहां पे लोन पेयर होता है। और बोरॉन का क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बोरॉन इज वेरी अनस्टेबल। हम लोग जब दोनों को रूम में रख देते हैं, फिर हमने जब उस मॉलिक्यूल को थोड़ी देर बाद देखा तो हमने क्या देखा, नाइट्रोजन और बोरॉन में ऑटोमेटिक बॉन्डिंग हो जाती है। तो इसमें देखो होता क्या है, तो नाइट्रोजन जो होता है वो अपने लोन पेयर से बोरॉन के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अगर आप बोरॉन को देखोगे तो बोरॉन क्या होता है 2,3, तो बोरॉन में सिर्फ 3 ही बॉन्ड थे, ऑक्टेट ऑफ बोरॉन इज इनकम्प्लीट। तो बोरॉन क्या होता है, नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल मींस एक एलिमेंट दोनों इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा एलिमेंट कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, और दोनों मिलकर जो बॉन्डिंग करेंगे वो दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के काम आएगा। उसको ध्यान रखना, डोनेट नहीं कर रहा है वो, मतलब ऐसा है कि वो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पहले सिर्फ इनके काम आ रहे थे, अब ये इलेक्ट्रॉन दोनों के काम आएंगे। तो इसको बोलेंगे कि आप इसमें नीचे लिखो इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोथ द इलेक्ट्रॉन्स is given by one atom only, but after bond formation both the electron are shared by both the atoms। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही एटम देता है, मतलब बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय वन एटम, बट आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन बोथ द इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बाय बोथ द एटम। और इसमें क्या होता है, दोनों आपस में शेयरिंग करते हैं। तो ये होता है आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब इसको हम लोग जो लिखते हैं तो इसको मतलब समझते हैं कि इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है। तो अब इसको ध्यान से देखना, ए और बी, ठीक है। तो एक्चुअल में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमने एक एरो बना दिया। एरो ये बताना चाहता है कि ए के पास इलेक्ट्रॉन था, बी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं था। कई बार मतलब क्वेश्चंस में एरो नहीं बना रहता है, तो फिर क्वेश्चन आता है इसको पहचानेंगे कैसे। तो अगर आप इस एरो को हटाओगे तो क्योंकि ए का इलेक्ट्रॉन था तो ए पे आएगा प्लस चार्ज, बी पे आएगा माइनस चार्ज। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, मुझे पता है ये बहुत बार समझ में नहीं आता है। तो ऐसे एक्शन लिखने को तो ऐसे लिखा जाता है, पर मैं एक तरीका चलो आपको और बता देता हूँ, इसको समझो। ऐसा हो नहीं रहा, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि चार्ज आया कैसे। एक काम करो, चलो अच्छा एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दो। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे चार्ज है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चलो ट्रांसफर कर दो, भेज दो। तो क्या बना, ए और बी, ए पे प्लस और बी पे माइनस, ठीक है। आ गया भाई, उसको बी के इलेक्ट्रॉन मिला, बी पे माइनस चार्ज, ए पे प्लस चार्ज, और अब दोनों ने मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। अरे चार्ज दे दिया, अब कोवेलेंट बॉन्ड बना लो। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड और इस पे प्लस, इस पे माइनस, ठीक है, समझ में आया। वही तो मैंने किया था। तो आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, होता यही है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, आप उसको हटाओगे तो प्लस और माइनस। अब आप पूछोगे सर ये कैसा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड ही है, ये सिग्मा बॉन्ड ही है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड से भी इंडिकेट कर सकते हो, बट विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज।
पॉजिटिव चार्ज किस पे दिखाना है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, नेगेटिव चार्ज किसको दिखाना है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो आप इसमें नीचे लिखो सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड इन दिस positive charge is present on that atom which gives both the electron, and negative charge is present on that atom which does not contribute any electron। तो जो कोई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं करेगा उस पर माइनस चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा उस पर प्लस चार्ज आएगा। तो आप एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में कैसा आपको लिख के आएगा, सर ऐसा आएगा कि ऐसा आएगा, तो देखो ज्यादा चांस है कि ये लिख के आएगा, क्योंकि इसको पहचानने में आपको दिक्कत आएगी, ये कम आएगा लिखने का, तो नॉर्मली आपको इसकी आदत डालनी है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि हम लोग उसको एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से इंडिकेट कर सकते हैं, पर पहचानो कि कैसे चार्ज होगा, अपोजिट चार्ज ऑन एडजेसेंट पोजीशन। ठीक है, तो आप इसमें नीचे लिखो इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपोजिट चार्ज आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम। तो जो अपोजिट चार्ज होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो वो आपका एडजेसेंट एटम में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। तो अब ये ध्यान रखना है कि आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हो। अब हम लोग इसमें कुछ मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, कुछ फेमस मॉलिक्यूल लाइक H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो हम लोग H3O पॉजिटिव को देखते हैं। तो देखो होता क्या है, आपके पास जो वाटर है H2O, और हमने मान लेते हैं यहाँ पे डाल दिया H+, जैसे मान लेते हैं कि आपने वाटर में कुछ एसिड का H+ ऐड कर दिया। अब H+ के पास तो पता ही होता है आपको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है। तो क्या होगा कि ये इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो अपने लोन पेयर को देते हुए यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब भी बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन देने वाले को प्लस, मिलने वाले को माइनस। तो अब देखो क्या होगा, HO और ये H और यहाँ आएगा प्लस। अब आप बोलोगे सर चार्ज कैसे यहाँ पे गायब हो गया, देखो आप जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को चार्ज से रिप्लेस करोगे तो इलेक्ट्रॉन देने वाले पे प्लस, मिलने वाले पे माइनस, देने वाले पे प्लस, मिलने वाले पे माइनस। तो माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और देने वाले पे आएगा प्लस चार्ज। तो वो स्ट्रक्चर है किसका, इसका। तो उसके अंदर क्या है कि भाई एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड था पर हमने उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो उसको ड्रॉ ऐसे ही किया जाता है। तो अगर आपसे पूछे H3O पॉजिटिव में क्या है, तो आप बोलोगे H3O पॉजिटिव में 2 सिग्मा बॉन्ड है एंड 1 आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग सिग्मा या फिर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, सिग्मा कोवेलेंट या फिर सिंगल कोवेलेंट। तो ये आपका होगा H3O पॉजिटिव। एक ऐसे एक एग्जांपल हम लोग और समझते हैं, NH4 पॉजिटिव। तो देखो अमोनिया में क्या होता है, लोन पेयर होता है, H पॉजिटिव है, तो इसमें आपके पास बनेगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा अमोनिया के लोन पेयर से, फिर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप जब रिप्लेस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहां प्लस चार्ज। ठीक है, आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा, क्या सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करना है? हाँ, इसको काउंट करना है। अगर कोई भी आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, ये एक्चुअल में सिग्मा ही है चारों, तो वो काउंट होगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसको भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं, तो वो उसका स्ट्रक्चर है। तो आप इसमें नीचे लिखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो कंसिडर्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के लिए कंसिडर करते हैं। अब इसमें हम लोग नीचे कुछ करने के पहले कुछ बातों को देखो ध्यान रखते हैं।
देखो जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा। मैंने जैसा लुईस डॉट स्ट्रक्चर में भी बताया था कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर स्पेशली सेकेंड पीरियड एलिमेंट पे वो हमेशा वैलिड होता है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट कभी भी 8 से ज़्यादा नहीं जाता है। मतलब अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है, तो देखो होता क्या है, आपके पास n इक्वल टू 2, क्वांटम नंबर पे जाओ, क्वांटम नंबर पे n इक्वल टू 2, तो l इक्वल टू क्या था 0 and 1, ठीक है। तो क्या क्या होगा 2s and 2p, तो s में 2 p में 6 दोनों मिला के 8, तो इसमें 8 ही लिमिट है। अरे भाई ये 8 की लिमिट है, 8 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो सेकेंड पीरियड में क्या बोलोगे, सिर्फ s and p सब शेल होता है, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 ही आ सकता है, 8 के ऊपर कभी क्रॉस ही नहीं कर सकता। तो आप बोलोगे सर कब क्रॉस करेगा, सेकेंड पीरियड के बाद एलिमेंट। मतलब हमने जब भी sp3d sp3d2 जब भी किया होगा तो उसमें वो देखो जो भी एलिमेंट जिसका निकाला होगा उसमें d, देखो sp3d d चाहिए ना, यहाँ पे d है ही नहीं, तो वो जो भी एलिमेंट होगा वो थर्ड पीरियड का होगा या फिर लोअर पीरियड का होगा। तो देखो थर्ड पीरियड में अगर आप करना चाहो तो देखो क्या होता है फिर n इक्वल टू 3, l 0 1 और 2, तो आपके पास ये क्या होगा वही 3s 3p और 3d, तो इसमें 2 + 6 + 10, इसमें मैक्सिमम 18 हो सकते हैं। तो इस वजह से जब 8 से ज़्यादा जब भी किया तो वो थर्ड पीरियड या उसके नीचे वाले एलिमेंट में किया है। तो याद रखना है कि सेकेंड पीरियड के केस में कभी भी 8 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें नीचे लिखो, इसमें लिखो सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ओनली आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। अगर ऑक्टेट एक्सपेंड किया है तो वो हमेशा थर्ड पीरियड या फिर अगर कभी भी आपका ऑक्टेट अगर एक्सपेंड किया है तो वो हमेशा थर्ड पीरियड एलिमेंट होगा या फिर वो हमेशा लोअर पीरियड एलिमेंट होगा। सेकंड पीरियड जो एलिमेंट होगा वो ऑक्टेट एक्सपेंड कर ही नहीं सकता है, ठीक है। बात को ध्यान रखना है। पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं और फिर हम लोग आगे कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और समझते हैं। पहले एक अब डी ब्लॉक बोला तो एक क्वेश्चन ही लिख लो। एक क्वेश्चन लिखो PCl5 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है, बट NCl5 मॉलिक्यूल does not exist, but NCl5 मॉलिक्यूल does not exist। तो इसका एक्चुअल में रीजन बताना कि क्या होगा। तो ये एक्चुअल में क्या है कि क्लास मतलब 11 का जो भी आप समझ लो, कॉलेज के एग्जाम्स या फिर CT या फिर JEE मेन वालों को बहुत फेवरेट क्वेश्चन, नीट वालों का भी। एडवांस वाले एक्चुअल में नहीं पूछते, पक गए, घिसा पीटा क्वेश्चन पक गए, वो नहीं पूछते, वो ट्राई करते कुछ नया पूछने का। तो ये घिसा पीटा क्वेश्चन, ये तो मतलब सब बच्चे को पता रहता है जो जाने जाता है, जो मतलब जो एग्जाम देने जाता है। पर वही है कि CT नीट और JEE मेन घिसे पीटे क्वेश्चन पूछने में उनको मजा आता है, तो उसके लिए अच्छा क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन है कि PCl5 एग्जिस्ट करता है, NCl5 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। उसका रीजन वही कि P जो है वो थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो वहां पे D सब शेल होता है, मतलब होता है। अरे ये sp3d था ना, sp3d, तो वहां पे D सब शेल होता है, तो वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है और वहां पे मतलब वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है। नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, 5 बॉन्ड वो कभी भी नहीं बना सकता, ठीक है। तो आप इसमें नीचे लिखो फॉस्फोरस इज थर्ड पीरियड एलिमेंट, it also have D sub shell, so it can expand its octet, तो वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। कौन? फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस आपका जो एलिमेंट है वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। अब क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना है। तो इसमें नीचे लिखो नाइट्रोजन इज सेकंड पीरियड एलिमेंट
and does not have D sub shell, so it cannot expand its octet. So nitrogen can have maximum 8 electron after bond formation. तो बॉन्ड मतलब बॉन्ड बनाने के बाद भी उसमें मैक्सिमम 8 ही हो सकता है, 8 के ऊपर वो नहीं जा सकता है। तो इस वजह से वो मतलब 5 बॉन्ड बनाओगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। मैक्सिमम उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये क्वेश्चन आता है ऐसा कि ये एग्जिस्ट करते हैं एग्जिस्ट नहीं करते, इसका रीजन क्या है? 4 पॉइंट लिखे होते हैं, तो उसका रीजन है कि नाइट्रोजन डज नॉट हैव डी सब शेल। तो नाइट्रोजन में डी सब शेल नहीं होता, ये बात का ध्यान रखना है। अब हम लोग कुछ डिफिकल्ट मॉलिक्यूल या कुछ मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करते हैं। अब बोलोगे सर कैसे? तो मैं कुछ वैसे मॉलिक्यूल ड्रॉ करवाने जा रहा जो आप लोगों ने पढ़ा है, जो आप लोगों को पता है, पर उनके स्ट्रक्चर्स नहीं पता है, और हम लोग उसके बारे में ड्रॉ करते हैं। एक बात इसमें ध्यान रखना, अगर आपके पास जैसे मान लो कि दो मान लो एलिमेंट है, सपोज करो कि कार्बन और ऑक्सीजन, दोनों में से किसी एक को सैक्रिफाइस देना हो, मतलब सैक्रिफाइस इन द सेंस कि भाई एक का ऑक्टेट पूरा होगा, एक का ऑक्टेट नहीं पूरा होगा, तो सैक्रिफाइस हमेशा कार्बन देगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वो कमजोर, और आपको पता ही होता है दुनिया का रूल, कमजोर वाला ही हमेशा सैक्रिफाइस करेगा, यही पता ही होता है। मान लो अगर कुछ भी होना है इस, मैं चलो कोई एग्जांपल नहीं देता इसमें, पर हमेशा कमजोर वाला ही सैक्रिफाइस करेगा, स्ट्रांग वाला कमजोर वाले को बोलेगा कर, वो करेगा। तो जब भी दो एलिमेंट को में से किसी, आपको मान लेते हैं ये कभी आगे डिसाइड करना है कि एक ही एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा करना है और एक एलिमेंट का ऑक्टेट नहीं पूरा हो सकता, तो वैसे केस में हमेशा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसका ऑक्टेट पूरा ही करना है, और लेस वाले का आपको क्या है, ऑक्टेट नहीं पूरा करना है। तो अब आप लोग नीचे पहले क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो हम लोग कुछ मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। HNO3, CO, NO एंड NO2, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये चारों मॉलिक्यूल सबको पता ही होगा, पर इनके स्ट्रक्चर्स मैंने अभी तक ड्रॉ नहीं करवाए थे, क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड समझ लो, या फिर इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज पड़ता है। तो देखो है कि कैसे ड्रॉ होगा। तो देखो सबसे पहले आपका नाइट्रस एसिड, तो जो नाइट्रस एसिड होता है, तो ये आपके पास था नाइट्रस एसिड HNO2। अरे HNO2 जो होता है वो ये है HNO2 नाइट्रस एसिड, ठीक है ये। अब क्वेश्चन है कि नाइट्रिक एसिड कैसे होगा? भाई यहाँ पे एक ऑक्सीजन और जोड़ना है, तो एक ही तरीका है कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन को जोड़ दो, तभी ऑक्टेट पूरा हो सकता है, और कोई तरीका तो है नहीं। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये होता है नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर ये। तो और आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर हटाते हो तो यहां पे प्लस और या माइनस, ठीक है। और आप याद करो मैंने ये बताया था कि जब ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाता है तो उसमें माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो ये है नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर। CO करते हैं, CO पता ही है बहुत मतलब रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, पॉइजनस मॉलिक्यूल है, समझते क्या है। तो देखो CO के केस में क्या है, एक दो, पहले दो बॉन्ड बन गए, अब इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। पर इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन का ऑक्टेट नहीं पूरा हो रहा है, तो अब इसमें क्या करें? तो देखो आप सोचोगे सर एक बॉन्ड और बना दे, अरे भाई एक बॉन्ड बना दोगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। अरे आपको लग रहा होगा, मैं करके दिखा देता हूँ, चलो एक बॉन्ड और बना लो आपकी खुशी के लिए। अब देखो कितना हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट 8 से ज़्यादा नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं कर सकता। तो फिर क्या करें? तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं अदरवाइज ये तो बहुत अनस्टेबल है, मतलब इतना अनस्टेबल है कि मतलब ये
एयर में आएगा, सोडियम से भी ज़्यादा रिएक्टिव, एयर में आएगा तो कंबशन स्टार्ट कर देगा, पर ऐसा तो करता नहीं है, थोड़ा सा हाँ अनस्टेबल है, पर इतना भी अनस्टेबल नहीं है सोडियम के जैसे। सोडियम तो एक्सट्रीम है, सोडियम मतलब बहुत ज़्यादा बेचैन है, बाहर निकाला फटाफट रिएक्शन करेगा, पर सीओ थोड़ा सा तो उससे रिलैक्स सही है, हाँ रिएक्टिव है पर उससे तो बेटर ही है। तो क्या होता है देखो इसमें, ये जो लोन पेयर है ये, इससे इसमें बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखो क्या होगा, तो इसमें दो सिग्मा बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और एक्चुअल में ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये एक्चुअल में सीओ का स्ट्रक्चर है। हाँ, एक ऑक्सीजन से के लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाओगे, सो दिस विल बी ट्रिपल बॉन्ड एंड दिस इज माइनस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को देने वाले पे माइनस और लेने वाले पे प्लस। तो ये सीओ का स्ट्रक्चर है। तो इसमें ऑक्टेट पूरा है, हाँ भाई सबका ऑक्टेट पूरा है, ठीक है, ये मतलब बस ठीक है। तो कोई रूल तो ये कहता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए माइनस चार्ज। अरे इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला है ना ये, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज, ऐसा होना चाहिए। देखो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब वो नेगेटिव नहीं रखना चाहता, तो उस पर क्या होगा पॉजिटिव, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज प्रेफर करते हैं। पर यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, उस पे प्लस चार्ज आ गया है, और कार्बन एक कमजोर मतलब उस पे माइनस चार्ज। तो समझ लो कि बैलेंस बिगड़ गया है, बैलेंस बिगड़ गया है, तो इसलिए वो आपका एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, इसलिए वो रिएक्शन करना चाहता है और इस चार्ज को खत्म करना चाहता है। जैसे CO2 आपको मतलब करोगे तो CO2 में क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। जैसे CO2 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, CO2 का एक्चुअल में स्ट्रक्चर ये होता है। तो बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे चार्ज का क्या है कि थोड़ा सा मतलब थोड़ा डिसबैलेंस हो गया है, जिसको माइनस मिलना चाहिए उसको प्लस मिल गया है, तो इस वजह से थोड़ा गड़बड़ा गया मामला, इसलिए थोड़ा सा अनस्टेबल। तो आप लोग जरा इसमें नीचे लिखो, देखो इसमें होता क्या है, नीचे लिखो, इसमें पहले पॉइंट लिख लो, देखो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ CO मॉलिक्यूल, इन केस ऑफ CO मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज is present on oxygen whereas negative charge is present on carbon, so CO molecule is very unstable। तो CO molecule क्या होता है, बहुत अनस्टेबल होता है, ठीक है। अच्छा आप लोगों को याद है मैंने मोल कॉन्सेप्ट में एक परसेंटेज का फॉर्मूला बताया था, अरे वो था ना मॉलिक्यूल में अगर आपको निकालना परसेंटेज तो n इंटू A अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू 100। और ये भी याद करो, मैंने ये कहा था कि जो फॉर्मूला आप नॉर्मली जब एग्जाम में आएगा तो भूल जाओगे, आपको स्ट्राइक नहीं करेगा, ऐसा मैंने कहा होगा ना ये। तो वैसा ही कुछ वो खास बात, वो जो खास बात थी उससे ज़्यादा खास बात CO में है। CO एक ऐसा स्ट्रक्चर है, क्लास में या बच्चों को 10 बार बताओ कि बेटा CO में ये है, CO में ये है, पर मन क्या करता है, जैसे मान लो पढ़ाई नहीं कर रहे तो मन क्या करेगा, मन करेगा, फीलिंग क्या कहेगी। देखो फीलिंग क्या कहती है, फीलिंग ये कहती है क्योंकि देखो स्ट्रक्चर नहीं पता, पर थोड़ा बहुत तो जो नहीं भी पढ़ता तो सुनता रहता है, तो उसको ये तो पता होता है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फीलिंग उसको क्या आएगी, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। फीलिंग से वो ड्रॉ करेगा, इस स्ट्रक्चर को कभी नहीं ड्रॉ कर पाता। तो मैंने जो देखा एक्चुअल में CO का स्ट्रक्चर 10 बार पढ़ाओ, मतलब हर बार की स्टोरी है, 10 बार बताओ, ये आएगा 10 बार आएगा, बहुत बार आएगा CO, मतलब आगे बहुत बार यूज आएगा, 10 बार बताओ। और 11वीं बार जब क्लास में पूछो कि बच्चे बताओ CO का स्ट्रक्चर क्या है, आधा क्लास इसको बताता है और आधा क्लास फिर से वही जैसे बिहेव करते जैसे क्लास 5th के बच्चों के जैसे, कि उनको स्ट्रक्चर नहीं पता होता है, ठीक है। तो CO का स्ट्रक्चर याद रखना इंपॉर्टेंट है, बाकी बोलने के बाद भी मैं हर बार ये बोलता हूँ, बोलने के बाद भी नहीं याद रहता। अब जिसको नहीं पढ़ाई करना है उसको नहीं याद रहेगा, बोलने ना बोलने से कोई फायदा तो है नहीं। अब NO पे आते हैं, देखो NO पे क्या होता है, ये NO का स्ट्रक्चर है।
आप बोलोगे सर नाइट्रोजन का ऑक्टेट नहीं पूरा है, अरे हाँ भाई पता है नहीं पूरा, इसीलिए तो बहुत अनस्टेबल है और ये बहुत रिएक्टिव गैस है, ये CO से भी ज़्यादा रिएक्टिव गैस है। यही स्ट्रक्चर और कोई ऑप्शन नहीं। तो इसमें नीचे लिखो ऑक्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट कंप्लीट इन NO। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। NO एक तो चलो अनस्टेबल, NO2 एक तो बेचारे नाइट्रोजन के पास ऑक्टेट भी नहीं पूरा है, और मतलब सोचो ये जो ऑक्सीजन है मतलब बिल्कुल भी इसको दया नहीं आती। और वही है ना, जैसे रियल लाइफ में क्या होता है यार, जो पावरफुल होता है वो गरीबों की कोई हेल्प नहीं करता, उनको भगा देते हैं, मतलब निकाल देते हैं उनकी ज़मीन से, तो ऐसा ही होता है। तो अब ऑक्सीजन देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा पावरफुल, बेचारे का ऑक्टेट भी नहीं पूरा है, मतलब बेचारा एक तो स्टेबल भी नहीं है और ऊपर से बोलता है कि भाई मेरे को बॉन्ड बनाना है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ता है। मतलब एक तो सोचो बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, मतलब एक तो ऑक्टेट भी नहीं पूरा और ऊपर से इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है, मतलब सोचो, तो ये कंडीशन है। तो इस वजह से NO2 इज वेरी वेरी रिएक्टिव मॉलिक्यूल, बहुत रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है। और आप लोगों ने स्मोक सुना होगा, स्मोक पता होगा ना, स्मोक प्लस फॉग, उसमें स्मोक जो होता है वो थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश होता है, ब्राउनिश, वो एक्चुअल में मेनली जो होता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की वजह से होता है और वो NO2 की वजह से होता है। NO2 इज रेडिश ब्राउन गैस, एक्चुअली सिर्फ NO2 तो एयर में होता नहीं है, तो इसका थोड़ा बहुत तो क्वांटिटी होता है, तो जिसका जो ब्राउनिश कलर जो आता है स्मोक, मतलब स्मोक का, वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2 होता है। NO2 इज अ रेडिश ब्राउन गैस, ये एक मतलब पोल्यूशन कॉज करता है, डेंजरस है, अनस्टेबल है, तो समझ में आ रहा है, पॉइजनस है, डेंजरस मतलब डेंजरस है, पॉइजनस गैस है, अच्छा नहीं होता है, बॉडी में भी जाएगा तब भी अच्छा नहीं होगा और एयर में भी अच्छा नहीं, आंखों में आएगा तो आंखों में जलन होती है, मतलब वही अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया है, ऊपर से ऑक्टेट भी नहीं पूरा है, तो बहुत रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। रिएक्टिव मॉलिक्यूल है तो आपकी बॉडी में जब जाएगा तो कोई ना कोई रिएक्शन स्टार्ट करेगा, जब रिएक्शन स्टार्ट करेगा तो आपको प्रॉब्लम जरूर कॉज करेगा। तो ये एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर होता है। हम लोग एक काम करते हैं, नाइट्रोजन के जितने ऑक्साइड्स आपने पढ़े, मतलब बचपन से जितने अभी तक सुने, सबके मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। मैं ऑक्साइड्स की बात कर रहा हूँ, न्यूट्रल ऑक्साइड, प्लस माइनस चार्ज अभी नहीं लेना, सिर्फ न्यूट्रल वाले पे कर रहे हैं, जितने आपको पता है सारे। N2O लाफिंग गैस, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाना चाहो हटा लेना, चलो अच्छा मैं एक बार हटा देता हूं, इस पे प्लस इस पे माइनस, ठीक है। तो ये आप, और लाफिंग गैस थोड़ा सा वैसा नहीं होता, कई बार बचपन में सुन के लगता है सर लाफिंग गैस है बहुत अच्छा है, एक्चुअली में लाफिंग गैस में भी देखो चार्ज है, ठीक है, पॉइजनस गैस है। तो लाफिंग गैस के केस में क्या होता है कि ये आपकी बॉडी के कुछ ऐसे हार्मोन से रिएक्शंस करता है जो आपके फिर कंट्रोल में नहीं होता, मतलब आपके इमोशंस, और आप हंसते रहते हो। और कई बार ऐसा होगा कि हंसोगे पर पॉइजनस गैस है, ज़्यादा हंसोगे तो हो सकता है कि आप जैसे ज़्यादा हंसो तो आप ऑक्सीजन भी सही से ना ले पाओ, इसमें दिक्कतें पैदा होती है। तो अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में हो गया तो आप इसमें निपट भी सकते हो, मतलब ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि इसको ले लेंगे हंसते रहेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिए तो पॉइजनस आपकी बॉडी को अफेक्ट भी करेगा ये, ऊपर से आपको ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, जब मतलब बहुत मतलब, और आपके कंट्रोल में नहीं होगा वो, आप मतलब नॉन स्टॉप हंसते रहोगे और आपके कंट्रोल में नहीं होगा उस समय ब्रीथिंग, तो आप नहीं, मतलब सांस लेने में थोड़ी दिक्कतें आती है। जैसे कोरोना वायरस जिन लोगों को होता है, तो जब वायरस होता है तो वो जब खाना खाते हैं तो उसमें क्या होता है, उनको थोड़ा सांस लेने में दिक्कत, मतलब काफ़ी दिक्कतें आती है एक्चुअल में। तो इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर ज़्यादा अमाउंट में ले लिया तो हंसते हंसते आप निपट भी जाओगे। तो इसलिए मतलब मैं बता देता हूँ ये एक पॉइजनस गैस है, लाफिंग गैस के साथ साथ पॉइजनस गैस भी है, तो इसको हम लोग अवॉइड करते हैं, ये मत समझना कि कुछ भी हो जाएगा, तो पॉइजनस गैस ही है, ठीक है। N2O, NO मैंने बता दिया अभी, NO2 मैंने बता दिया। तो अब NO क्या होता है, अनस्टेबल है, तो दो NO मिलके N2O2 बनाते हैं। मतलब आप बोलोगे सर ये क्या है, देखो एक NO जो होता है वो ये था कि इसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है,
तो वो NO क्या होता है, दूसरे NO के साथ मिलके आपका बॉन्डिंग कर लेता है। मतलब ये अगर आपने एक रूम में सिर्फ NO गैस को फिल कर दिया, थोड़ी देर बाद देखोगे तो वहां NO गैस नहीं मिलेगा, NO गैस खत्म हो जाएगा। क्या होता है, NO गैस आपस में कंबाइन होकर N2O2 बना लेते हैं। ठीक है, तो N2O2 हो गया। ऐसे NO2 जो होता है ये मिलके बना देता है N2O4, ऐसा होता है। तो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, अरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, अभी तो ड्रॉ कराइए इसका स्ट्रक्चर। तो देखो होता क्या है, अगर आप एक रूम में NO2 गैस को फिल करोगे तो ये बन जाएगा N2O4। N2O4 इज अ कलरलेस गैस, ये कलरलेस गैस होता है और ये रेडिश ब्राउन गैस होता है। जब सनलाइट आता है, सनलाइट मतलब कि फोटोन, जब फोटोन आएगा एनर्जी आएगी तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। मतलब ऐसा होता है कि एयर में जो NO2 जो होता है वो आपस में कंबाइन होकर N2O4 बनाता है, पर सनलाइट की प्रेजेंस में कई बार वो टूट जाता है। अरे सनलाइट आएगी, एनर्जी आएगा, जो वीक बॉन्ड होगा उसको तोड़ देगा तो दोबारा NO2 बन जाता है, अदरवाइज N2O4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो। ठीक है, तो ये होगा N2O4। और कौन से हो सकते हैं, एक होता है N2O3। अगर आप रूम में क्या करो, नाइट्रोजन और मतलब वही NO, मतलब NO को और NO2 को एक साथ रख दो, मीन्स रूम में हमने NO और NO2 को रख दिया, तो अब क्या होगा, ये था NO और ये था NO2। ठीक है, दोनों आपस में मिलके बॉन्ड बना लेंगे, खत्म काम। दिस इज N2O3। ठीक है, तो ये हो गए सारे स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर इसमें और बच रहा है N2O5। तो N2O5 में क्या होता है, अरे भाई ये वाला जो बॉन्ड है ना, इसके बीच में एक ऑक्सीजन डाल दो, हो गया, डाल दो ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये होता है N2O5। तो ये हमारे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन थे, तो इनको याद रखना अच्छा रहेगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में क्या होता है, वही आपका एक ही इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है और दूसरा वाला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। अब हम लोगों का क्या है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ बॉन्ड्स के पैरामीटर पढ़ेंगे। पहले बॉन्ड्स के पैरामीटर, हाँ एक चीज और, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटू बॉन्ड भी बोलते हैं। एक चीज लिख लो नीचे, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो नोन एज डेटू बॉन्ड, तो इसको डेटू बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग डेटू बॉन्ड बोलते हैं। तो हम लोगों का क्या है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो गया है। अब हम लोग कुछ बॉन्ड्स के पैरामीटर करेंगे। जैसे बॉन्ड्स पैरामीटर क्या क्या, कि लाइक बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, कुछ ऐसे पैरामीटर करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे बॉन्ड एंगल, कि बॉन्ड एंगल के बारे में। तो तीनों करते हैं कि करके पहले बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, दो बॉन्ड के बीच का एंगल। तो इसमें नीचे लिखो एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड एंगल। तो दो बॉन्ड के बीच का एंगल कहलाता है बॉन्ड एंगल। ठीक है, ये आपका बॉन्ड एंगल होता है। हम लोगों को मेनली ये समझना है कि बॉन्ड एंगल किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो, इसमें लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, कि कौन कौन से फैक्टर पे बॉन्ड एंगल डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो भाई वो इसी बात पर डिपेंड करेगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। sp का अलग होता है, sp2 का अलग, तो पहले इसी बात पर डिपेंड करेगा। तो इसमें पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम। हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने जो बॉन्ड एंगल जो पहले लिखे थे उनको चलो समराइज करते हैं। sp 180 डिग्री, sp2 120 डिग्री, sp3 109 डिग्री 28 मिनट, ये पॉसिबल एंगल थे। इसके अलावा sp3d में क्या क्या था, 90, 120,
180, ठीक है। sp3d2 में क्या क्या था, 90 एंड 180 ये था, और sp3d3 में क्या क्या था, 72, 144, 90 एंड 180, ठीक है, एंगल थे। देखो एक चीज़ मैंने हाइब्रिडाइजेशन बता दिया है पूरा, उसमें एक मैं टेबल बनवा दूंगा लास्ट में, मतलब कि जैसे sp फिर उसका ज्योमेट्री क्या होता है, ठीक है, और उसका बॉन्ड एंगल, तो मैं सबका ज्योमेट्री सबके स्ट्रक्चर्स एक बार उसको लिखवा दूंगा। कब, बॉन्ड मतलब बॉन्ड पैरामीटर करने के बाद, जब बॉन्ड पैरामीटर खत्म हो जाएगा मैं सबका एक सीक्वेंस में नेक्स्ट लेक्चर में लिखवा दूंगा, और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे आयनिक बॉन्ड। तो वो जो समरी हम लोगों ने किया है उसको मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। सारे हाइब्रिडेशन का आपको जो भी स्ट्रक्चर होता है वो आपको याद करना होता है, ठीक है। तो ये एंगल हो गया, ये आपको पता ही होगा। तो जो बॉन्ड एंगल होता है, सबसे पहले तो भाई इसी बात पे डिपेंड करता है कि क्या हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, हो गया। फिर क्वेश्चन आता है कि वो और किस बात पे डिपेंड करता है, तो देखो वो इस बात पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ लोन पेयर पे। अगर लोन पेयर सेंट्रल एटम पे ज़्यादा होता है तो नॉर्मली बॉन्ड एंगल कम होता है। कुछ ऊपर नीचे हो गया तो पता, अरे इतने तो मॉलिक्यूल करवाए कि लोन पेयर होगा तो ये होगा वो होगा, पर ये ध्यान रखना जब लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल कम होता है। तो इसमें नीचे लिखो सेकेंड पॉइंट लिखो एज नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इंक्रीजेस नॉर्मली बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। मैंने नॉर्मली बोला है, इसमें कुछ चेंजेस भी है, जैसे sp3d में जब 3 लोन पेयर होता है तो बल्कि वो 180 हो जाता है, ठीक है। तो मैं नॉर्मल केसेस की बात कर रहा हूँ, जैसे अगर आप बॉन्ड एंगल की बात करो, CH4 इससे कम, अमोनिया इससे कम, H2O, या फिर आप जैसे देखो तो आपके पास क्या होता है, BF3 SnCl2, sp2 120 sp2 विथ 1 लोन पेयर, ठीक है। जब लोन पेयर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल कम होता है, ठीक है, ये हो गया बॉन्ड एंगल। इसके अलावा क्वेश्चन आता है किस बात पर डिपेंड करेगा, तो देखो बॉन्ड एंगल जो होता है वो मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर पर डिपेंड करता है। अब बोलोगे सर बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, अरे बॉन्ड ऑर्डर का मतलब भाई नंबर ऑफ बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर, अरे 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर 1 है। 2 एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर 2 है। 2 एटम के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ठीक है। तो आप लिख लो, पहले लिखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर, तो ये क्या होता है लिखो, अरे बॉन्ड ऑर्डर, तो लिखो ये क्या होता है, लिखो नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम। तो 2 एटम के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम, ठीक है, तो वो होता है बॉन्ड ऑर्डर। जैसे अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1। अगर डबल बॉन्ड है 2, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 3, ठीक है, ऐसा होता है बॉन्ड ऑर्डर। हो गया बॉन्ड ऑर्डर, तो इसमें नीचे लिखो बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन बॉन्ड ऑर्डर एंड साइज ऑफ एटम ऑल्सो, मतलब या ऑल्सो ऑन साइज ऑफ एटम। बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन बॉन्ड ऑर्डर एंड ऑल्सो ऑन साइज ऑफ एटम, ठीक है। इसको समझते हैं, ये मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, चलो इसको समझते हैं। एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, ये भी sp2 है, sp2 इसमें कोई डाउट नहीं, पर ये डबल है, सिंगल और सिंगल, क्या सारे बॉन्ड एक जैसे नहीं, इसमें समझो ये डबल और सिंगल है, इसको A लेते हैं, ये डबल और सिंगल है, इसको B लेते हैं अभी, और इसको हम लोग C लेते हैं। देखो ये दोनों एक ही होंगे
और डबल और सिंगल में रिपल्सन ज़्यादा होता है, पता होगा, डबल और इसमें रिपल्सन कम, तो भाई टोटल 360 होता है, तो इसके बॉन्ड को बढ़ाना पड़ेगा, इसके बॉन्ड को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ मतलब क्या होगा, देखो यहाँ होगा ए और बी तो सेम होगा, पर ये दोनों सी से ज़्यादा होंगे। टोटल एंगल 360 होता है, पहले देखो 120 120 120 होता है, पर यहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा, या रिपल्सन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एंगल ज़्यादा होगा। तो चलिए ए या फिर बी की वैल्यू 120 ज़्यादा, कितना ज़्यादा, ए के 2 डिग्री, और सी की वैल्यू 120 से कम होता है, ठीक है, ऐसा होगा। एक एग्जाम्पल चलो ऐसा और समझ लेते हैं। अरे फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड था, फॉर्मिक एसिड, पता ही होगा फॉर्मिक एसिड, ये जिसको बोलते हैं मिथेनोइक एसिड भी, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। जिसका स्ट्रक्चर है, इसको ए लेते हैं, इसको बी, इसको सी। अब इसमें कंपेयर करते हैं आपका बॉन्ड एंगल। देखो डबल सिंगल है बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, डबल सिंगल है बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, सिंगल सिंगल है कम होगा। पर डबल सिंगल में देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ठीक है, पर हाइड्रोजन इधर, तो अगर देखो बड़ा एटम है, देखो वही होता है ना, जो बड़ा एटम होगा वो फैल के रहेगा, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ज़्यादा रिपेल करेगा। लोन पर क्यों भाई, लोन पर क्यों ज़्यादा रिपेल करता है, फैल के रहता है, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। छोटा एटम है, बड़ा एटम है, बड़ा एटम है, फैल के रहेगा, जब फैल के रहेगा तो ज़्यादा रिपेल करेगा, तो एंगल ज़्यादा होगा। पहले क्या देखना है, पहले देखना है डबल सिंगल ये, और उसके बाद अगर वो उससे भी डिसाइड नहीं हो पा रहा तो साइज ऑफ एटम। बड़ा एटम है ज़्यादा रिपेल करेगा, छोटा एटम है कम रिपेल करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, बी फिर ए फिर सी, मोर रिपल्सन लेस रिपल्सन, और इसमें तो लीस्ट। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, मतलब कि ऐसा आपको डायग्राम ड्रॉ किया सकता है, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, पूछे ऑर्डर बताओ, ठीक है, ऐसे करना है। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर और फिर साथ में साइज ऑफ एटम, दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। इसके अलावा एक्चुअल में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो मतलब मेरा मेन मतलब ये बताने का पर्पस, वो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसको एक एक करके समझना, लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते रहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम की, किसकी, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बात ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ लोन पे नहीं बदलना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ लोन पर या फिर जो भी इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा नहीं बदलना चाहिए। तो अगर नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है तो उस केस में जैसे जैसे सेंट्रल एटम का, मतलब जैसे जैसे सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी कम होता है। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो बॉन्ड एंगल कम। तो इसमें नीचे लिखो, लिखो एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेस बॉन्ड एंगल ऑल्सो डिक्रीजेस। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज करेगा। इसमें यह बात ध्यान रखना है कि लोन पर या फिर कोई भी चीज़ हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं एक ग्रुप के अलावा, तो देखो ग्रुप में अगर आप टॉप से बॉटम आते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम होता है। रीजन अभी समझते, पहले इसमें नीचे लिखो, लिखो एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, as we move top to bottom in a group, electronegativity decreases, so bond angle also decreases। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल भी ऑटोमेटिक कम होता है, ठीक है। ये भाई कम हो रहा है, ठीक है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है, ठीक। और पहले एक एग्जांपल लिख लो, बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, ठीक है, बॉन्ड एंगल लगातार डिक्रीज करता है। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है।
ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसमें। फिर क्वेश्चन यही आता है कि क्यों डिक्रीज क्यों करता है, मतलब क्या रीज़न, इसको चलो समझते हैं। ये H2O है, ये H2S है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी फैक्टर समझने के लिए उनमें लोन पेयर होना जरूरी है, ठीक है। तो देखो ये दो स्ट्रक्चर हो गए। अच्छा, इन दोनों में मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर को अपने साइड खींच लेगा, तो इसको खींच लेगा तो भाई कर देते ट्रांसफर। अरे खींच लिया ना, ये ऊपर चला गया, अरे भाई खींच लिया, ऊपर चला गया, ठीक, ऊपर आ गया। अब देखो लोन पेयर, लोन पेयर उसको दबाने का काम, देखो लोन पेयर रिपेल करता है, लोन पेयर कहता है दब, इसको दबाने का ट्राई करता है, ये भी दबाने का मतलब पूरा एनर्जी से दबाने का ट्राई करता है दोनों। पर देखो दोनों इलेक्ट्रॉन पास में है, तो ये दोनों भी तो रिपेल करेंगे ना ये। तो लोन पेयर क्या है, अपने पूरा दम लगा के उसको मतलब कहता है कंप्रेस, दबाओ, मतलब बॉन्ड एंगल कम करने का ट्राई करता है। पर ये इलेक्ट्रॉन भाई ऑक्सीजन की तरफ चले गए, तो इनमें देखो डिस्टेंस कम है ना ये, अरे भाई ये तो रिपेल करेंगे अगर ज़्यादा क्लोज हो गए, तो दबाने का ट्राई करता है, पर क्योंकि ये पास में है नहीं दबते, ठीक है। तो इसलिए इसका बॉन्ड एंगल जाता रह जाता है। अरे भाई ये भी तो रिपेल कर रहे हैं ना, तो अब दबाने का कोशिश कर रहा है, तो ये रिपेल कर रहे नहीं दबेंगे, नहीं दबेंगे तो ऐसा ही रहेगा वो। बट अब ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, देखो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज्यादा खींच लेगा अपने साइड, तो उसके पास आ गए। सल्फर बेचारा कमजोर है, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में नहीं खींच पाएगा ना, तो थोड़ा सा ये दूर ही रह गए, मतलब थोड़ा सा, देखो है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से, पर बहुत मतलब ज्यादा नहीं खींच पाएगा, थोड़ा सा खींच पाया। अब देखो यहाँ पे देखो डिस्टेंस लार्ज है, अरे दूर है ना ये, तो ये दबाएगा, बोलेगा दबो, और ये भी बोलेगा दबो, तो दब जाएंगे। अरे जब दूर दूर है तो रिपल नहीं होगा ना, समझ में आ रहा होगा दोनों में डिफरेंस। ये पास पास थे, ये भी तो रिपल करेंगे, ये बोलेगा दबो, पूरा एनर्जी लगा रहा है, तो ये रिपल करेंगे, नहीं दबेंगे, वैसे रहेंगे, मतलब ये नहीं दबेंगे, ये आपका नहीं दबेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस देखो ज़्यादा है, ये दबाएगा, डिस्टेंस ज़्यादा है, रिपल्सन कम, दब जाएगा, तो क्या होगा आपका, वो कंप्रेस होगा। तो वैसे ही होगा टॉप से बॉटम में बॉन्ड एंगल, मतलब टॉप से बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो इनमें रिपल्सन कम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो इनमें रिपल्सन कम होगा, इनमें रिपल्सन कम होगा तो कंप्रेस होते जाएंगे, बॉन्ड एंगल कम होगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ ध्यान रखना कि टॉप से बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो फिर क्या होता है आपका बॉन्ड एंगल कम होता है। पर इसको दबाने का ट्राई कौन करता है? लोन पेयर। अगर लोन पेयर ही नहीं है तो कोई टेंशन नहीं। होता यह है कि लोग सोचना बंद कर देते हैं, बस लोगों को लगता है कुछ चीजें याद कर लो उससे काम चल जाएगा। भाई सोचना है, जैसे CH4 SiH4, देखो SiH4 का अगर आप स्ट्रक्चर की बात करो, ये है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। इसका स्ट्रक्चर एक टेट्राहेड्रल, प्रॉपर टेट्राहेड्रल, कोई लोन पेयर नहीं। सारे के सारे एंगल होंगे 109 डिग्री 28 मिनट। तो देखो टॉप से बॉटम आने पे बॉन्ड एंगल कम होता है, पर लोन पेयर होना चाहिए। लोन पेयर दबाएगा तभी एंगल कम होगा। जब भाई लोन पेयर ही नहीं तो कहेगा एंगल कम। तो यहाँ पे सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं, और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो इसका बॉन्ड एंगल इसके इक्वल होता है और इसका इसके इक्वल होता है, मतलब ये सारे के सारे एंगल सेम है। तो मतलब क्या है कि नो लोन पेयर, तो ये इन सब के एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये बातों को ध्यान रखना है। अब होता क्या है कि लोग ये याद कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं कि टॉप से बॉटम में बॉन्ड एंगल कम आएगा। एग्जाम करवाने वाला पता ही होता है, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, वो ऐसा कर देता है, तो फिर गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वो ऐसा कर देगा जहाँ लोन पर नहीं होगा, तो इनके एंगल सेम होते हैं। तो एंगल कम या ज़्यादा होने पे एक्चुअल में
दिक्कतें तो होती हैं पर उसके लिए लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट लिखते हैं। ये तो थी सेंट्रल आइटम की बात कि सेंट्रल आइटम का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी कम होगा। पर अगर आप टर्मिनल आइटम की बात करो, अब आप लोग सर ये टर्मिनल अब क्या आ गया? अरे टर्मिनल मतलब कि जो लास्ट के एटम होता है, लास्ट कोने के एटम, उनको टर्मिनल, टर्मिनल सेंट्रल, टर्मिनल सेंटर। तो जो टर्मिनल एटम होता है अगर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, ऐसा होता है। तो इसमें नीचे लिखो, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम डिक्रीजेस बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। इसमें उल्टा होता है। एस, मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला? एस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम डिक्रीजेस बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, ठीक है। इसी पॉइंट में आगे लिखो, फॉर दिस सेंट्रल एटम मस्ट हैव लोन पेयर। भाई लोन पेयर होना चाहिए, बिना लोन पेयर के कहीं कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोन पेयर ही अफेक्ट करता है चीजों को। समझते क्या है? OH2, अरे H2O भाई, H2O, OF2 और एक और लेते हैं OCl2। पहले इसको समझते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के सारे एग्जाम में आ चुका है। तो वो केमिकल बॉन्डिंग पहले से मैंने बता रखा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इससे तो नीट जैसे एग्जाम में 5-5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब भर भर के देखते क्वेश्चन। तो सब एग्जाम का आएगा क्वेश्चन, देखते क्या है। ठीक है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो कौन अपने साइड खींचेगा? ऑक्सीजन खींचेगा। तो इनमें वो कंप्रेस करेगा, पर रिपेल करेंगे, ज्यादा कंप्रेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि टर्मिनल एटम का क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है। OF2 के केस में देखो क्या होगा। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। इस बार फ्लोरीन ने खींच लिया, दूर हो गए, बहुत दूर हो गए। दबाओ, आराम से दबेंगे भाई, दूर है ना, कोई रिपल्सन नहीं हो रहा, दबाओ, दब गए, दबाओ, कोई दिक्कत नहीं, दब गए आराम से। मतलब कि देखो, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी इसकी तो फिर बॉन्ड एंगल कम हो गया। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर आप इनमें कंपेयर करोगे तो OF2 का जो बॉन्ड एंगल होता है H2O से कम होता है। ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका एंगल इधर चला, ये इधर शिफ्ट हो जाता है, तो इनमें दूर हो गई है, तो रिपल्सन नहीं, दबाओ, आराम से दब जाएगा। तो ये दब गया तो एंगल कम हो गया, ठीक है। OCl2 को मैंने क्यों दिया वो देखते हैं। देखो OCl2 के केस में कई दिक्कतें हैं। पहली बात तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसी के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, भाई क्लोरीन का साइज भी तो बड़ा है, आपको याद, और ये भी याद करो, कहा था मैंने पीरियोडिक टेबल में कि सेकंड पीरियड से बहुत बड़ा होता है थर्ड पीरियड का एलिमेंट। मतलब कि मैंने कहा था थर्ड पीरियड एलिमेंट का साइज बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा साइज है। ये भी भयंकर रिपल करेगा, आपस में रिपल्सन, क्लोरीन क्लोरीन रिपल कर रहे, ये भी रिपल, भयंकर रिपल्सन, तो इसका बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब अरे एक तो देखो, ऑक्सीजन क्लोरीन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन इधर गया तो ये तो रिपल करेगा, और प्लस ये भी रिपल करेगा। तो इस वजह से अगर आप बॉन्ड एंगल के इसमें ऑर्डर लिखते हो तो होता है एक्चुअल में ऐसा है, OF2 H2O एंड OCl2, जिसका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है, ठीक है। तो ये आपका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हो गया। ये चीज ध्यान रखना है, जैसे जैसे साइज ऑफ एटम बढ़ता है तो वैसे वैसे भी बॉन्ड एंगल बढ़ता है। जैसे एग्जांपल कर लेते हैं, मैं बॉन्ड एंगल का ऑर्डर लिख रहा हूं। ये मिथनॉल है, मिथनॉल, उससे ज्यादा ईथर, ठीक है, ये ईथर,
और बड़ा साइज कर दो, C2H5, दो कार्बन। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बॉन्ड पैरामीटर, मतलब बॉन्ड एंगल।